सो हाय एवरीवन। तो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट स्पॉटिंग एरर्स के क्वेश्चन जो आपके एसएससी में पीवाईक्यूज हैं, मतलब जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं सीजीएल के अंदर, राइट। सीजीएल के डिफरेंट डिफरेंट शिफ्ट्स में वहां से क्वेश्चन उठाए हुए हैं, तो इनको हम देखेंगे वन बाय वन, कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश करेंगे। डायरेक्शंस आप देख लीजिए 1 to 15। रीड ईच सेंटेंस टू फाइंड आउट वेदर देयर इज एनी ग्रामेटिकल एरर or idiomatic error in it. The error, if any, will be in one part of the sentence. The letter of that part is the answer. If there is no error, the answer is E. Ignore errors of punctuation if any. तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जो पंक्चुएशंस होते हैं स्टूडेंट्स, इनके एरर कंसीडर नहीं किए जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, राइट। पंक्चुएशंस आप जानते होंगे, जैसे फुल स्टॉप है, कॉमा है, इन्वर्टेड कॉमा है, क्वेश्चन मार्क है, इनके एरर कंसीडर नहीं किए जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ मूव करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एसएससी के एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। बोले मेनी अ मैन हैव बीन वर्किंग अंडर मी, राइट। अब ये जो मेनी होता है स्टूडेंट्स, इसके बहुत डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट इसके रूप होते हैं। जैसे देखो, एक अकेला ना मेनी होता है, मैं आपको बता देता हूँ। एक मेनी होता है, एक आपका अ मेनी होता है, राइट। मेनी भी होता है, अ मेनी भी होता है। एक अ ग्रेट मेनी होता है, रिमेंबर अ ग्रेट मेनी करके भी एक टर्म होती है, राइट। और एक फिर आपका लास्ट जो है दैट इज अ गुड मेनी भी होता है, अ गुड मेनी, राइट। तो अ गुड मेनी हो, अ ग्रेट मेनी हो, अ मेनी हो या अकेला मेनी हो, इन सब का मीनिंग सेम होता है। अब ये नहीं समझना आपने, ये नहीं सोचना है कि अ ग्रेट मेनी तो सर होता नहीं है, मैंने कभी सुना नहीं है। तो ऐसा नहीं है। द हिंदू में जब आप आर्टिकल्स पढ़ोगे तो अ ग्रेट मेनी और अ गुड मेनी आपको देखने को मिलेगा, राइट। सो मेनी मेनी स्टूडेंट्स हैव क्वालिफाइड द एग्जाम, many students have qualified the exam, a great many students have qualified the exam या a good many students have qualified the exams, इन सब का मीनिंग सेम होता है। मीन्स अ मैनी, अ ग्रेट मैनी, अ गुड मैनी भी मैनी के ही डिफरेंट रूप्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट मतलब इसके ये रूप है, राइट। लेकिन हमारे सामने जो दिया हुआ है वो मैनी अ दिया हुआ है, ना कि अ मैनी दिया हुआ है, राइट। ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला एग्जाम में क्वेश्चन है, मतलब मैनी का ये वाला जो रूप है। तो इस सेंटेंस में आपने ध्यान रखना है, यहाँ पे ये जो मैनी होता है ना, ये हमारा एडजेक्टिव होता है, ये होता है विशेषण, राइट। एडजेक्टिव का काम करता है, क्योंकि एडजेक्टिव का मेन फंक्शन क्या होता है, नाउन को क्वालिफाई करना, इधर नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है विशेषण, राइट। अब यहाँ पे जो एडजेक्टिव है, अब ये डिटर्मिनर है। आप जानते हैं कि ए एंड द आर्टिकल्स होते हैं, डिटर्मिनर्स होते हैं, सम डिटर्मिनर है, एनी डिटर्मिनर है, फ्यू और फ्यू, द फ्यू, ऑल, होल, ये सारे डिटर्मिनर्स होते हैं। और डिटर्मिनर्स हमेशा ही नाउन के लिए लिखे जाते हैं। तो ये मैन हमारा क्या हुआ, नाउन हुआ, राइट। अब ये जो अ मैन है ना, इसको ये एडजेक्टिव मैनी क्वालिफाई कर रहा है, राइट। तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जब ऐसे मैनी के साथ आगे अ फिर आगे नाउन आता है, तो पहली बात तो वो जो नाउन होता है वो हमेशा ही सिंगुलर फॉर्म में लिखा जाता है, ठीक है। क्यों लिखा जाएगा सिंगुलर में नाउन, क्योंकि अ मैन ही होगा, अ मैन नहीं हो सकता ना, ठीक है, क्योंकि एडजेक्टिव है। मैनी को अकेला पढ़ो और अ मैन आपने इकट्ठा रीड करना है। तो अ मैन मींस एक, जैसे अ बॉय होता है, अ बॉयज नहीं हो सकता, सिमिलरली अ मैन होगा, अ मेन नहीं हो सकता। सो नाउन इसके साथ हमेशा ही सिंगुलर जाता है। अगर ये नाउन अ मैन है तो अ मैन के लिए फिर वर्ब क्या लिखी जाएगी स्टूडेंट्स, हैज। तो हमेशा ही ध्यान रखना है आपने कि मैनी के साथ जब ए आर्टिकल लिखा जाता है और फिर आगे नाउन सिंगुलर लिखा होता है, तो यू पीपल हैव टू ऑलवेज यूज दैट पर्टिकुलर नाउन सिंगुलर, नाउन भी सिंगुलर रहेगा, प्लस वो जो वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है, वो भी आपको हमेशा सिंगुलर में ही लिखनी है। जैसे मैं बोलूंगा मेनी अ स्टूडेंट्स, ये रॉन्ग है, तो क्या बोलूंगा, मेनी अ स्टूडेंट इज टेकिंग एजुकेशन ऑन जतिन इंग्लिश स्किल्स प्लेटफॉर्म, यूट्यूब प्लेटफॉर्म, राइट। सो मेनी अ मैन या मेनी अ स्टूडेंट इज आएगा, आगे आर नहीं आना। तो हमेशा आपको वर्ब पे हिट करके आना है, अगर कभी आपको मेनी के साथ आर्टिकल ए दिख जाए तो। सो सिंगुलर नाउन आएगा प्लस सिंगुलर ही वर्ब को आपको लिखना होता है। कम टू द क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये जो सवाल है ये नाउन का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। आप जानते होंगे कुछ जो नाउन का जो कॉन्सेप्ट है, मेनली जो उसका एट्रीब्यूट है वो सिंगुलर प्लूरल पे चलता है। तो कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं स्टूडेंट जिनकी प्लूरल फॉर्म नहीं होती है, राइट। जैसे उनके प्लूरल नहीं होते, जैसे मैं आपसे पूछता हूँ कि चिल्ड्रन का प्लूरल क्या होता है, तो आप बोलोगे सर चिल्ड्रन तो इटसेल्फ प्लूरल है, क्योंकि चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रन होता है, राइट। चिल्ड्रंस तो नहीं होता है। सिमिलरली पीपल्स भी नहीं होता, राइट। अब हम क्या बोलते हैं, पीपल आर कमिंग, राइट। पीपल के साथ हमेशा ही कौन सी वर्ब लगाएंगे, आर, क्योंकि पीपल्स नहीं होगा, लेकिन पीपल इटसेल्फ प्लूरल है।
उसी तरह आपने ध्यान रखना है स्टूडेंट्स पुलिस का, पुलिस के साथ भी कभी इज नहीं आता, पुलिस इज ऑल्सो कलेक्टिव नाउन लाइक पीपल। सो पुलिस आर कमिंग होता है, पुलिस इज कमिंग भी नहीं होता है, राइट। सिमिलरली यहाँ पे कैटल्स होना चाहिए था, इट शुड बी कैटल वर ग्रेजिंग इन द मिडोज नियर आवर फार्म। सो पीपल है, कैटल है, पुलिस है, राइट, चिल्ड्रन है, ये इटसेल्फ पुअर है, पुअर्स भी नहीं होता है, पुअर में भी एस नहीं आता, वो भी एरर समटाइम्स देखने को मिलता है हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, राइट। सो कैटल वर ग्रेजिंग इन द meadows near our farm would be the right answer. Question number थर्ड स्टेटमेंट अगर हम देखते हैं, सो बोला आई टोल्ड हिम द स्टोरी इन डिटेल्स टू मेक हिम अंडरस्टैंड इट फुली, राइट। तो ये एक बड़ा कॉमन सा सेंस से भी आप निकाल सकते हो, आई टोल्ड हिम द स्टोरी, इन डिटेल्स नहीं होगा यहाँ पे स्टूडेंट, इट शुड बी इन डिटेल, राइट। सो आई टोल्ड हिम द स्टोरी इन डिटेल टू मेक हिम अंडरस्टैंड इट फुली वुड बी द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, I have two sister-in-laws whose husbands are all well settled in Delhi. अब ये जो बेसिकली जैसे आपने देखा होगा कुछ ऐसे नाउन भी पढ़े होंगे आपने, ठीक है, जैसे पासर बाय है ना, तो पासर बाय का प्लूरल क्या होगा, पासर बाय का प्लूरल क्या होगा, पासर अलग वर्ड है, बाय अलग वर्ड है, तो इनको कंपाउंड नाउन्स बोलते हैं। कंपाउंड नाउन्स होते हैं स्टूडेंट्स जो दो या दो से अधिक शब्दों के से बनते हैं, जैसे 2 वर्ड से बन सकता है, 3 वर्ड से बन सकता है, 4 वर्ड से बन सकता है, राइट। तो जो कंपाउंड नाउन्स होते हैं, कंपाउंड नाउन्स में हमेशा ही आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट्स कि जो रूट वर्ड होता है, जो मुख्य वर्ड होता है ना, उसको प्लूरल किया जाता है। अब पासर बाय में मैं आपसे पूछूं कि रूट वर्ड कौन सा हो सकता है, मेन वर्ड कौन सा हो सकता है, बाय इसमें मेन वर्ड है या पासर मेन वर्ड है, तो आप बोलोगे सर पासर मेन वर्ड है, तो पासर्स बाय। उसी तरह ये जो ये लिखा हुआ है यहाँ सिस्टर इन लॉज, देखो 3 वर्ड से मिला के बना, ये कंपाउंड नाउन का एरर है, राइट। तो ऐसे जो वर्ड्स होते हैं कमांडर इन चीफ, है ना, ये फिर आपके कंपाउंड नाउन्स के प्लूरल फॉर्म्स आपको पता होनी चाहिए कि किसको बनाया जाता है। तो रूट वर्ड्स को ही हमेशा प्लूरल करते हैं कंपाउंड नाउन के कॉन्सेप्ट में। सो सिस्टर एक नाउन है, इन यहाँ पे प्रपोजिशन है, लॉज यहाँ पे अगेन नाउन है, तो दिस इज कॉल्ड नाउन प्लस प्रपोजिशन प्लस नाउन कंस्ट्रक्शन इसको बोला जाता है, राइट। और इस कंस्ट्रक्शन में हमेशा ही जो प्राइमरी नाउन होता है उसको प्लूरल करते हैं, ये वाला जो नाउन है, राइट। तो यहाँ पे होना चाहिए इट शुड बी सिस्टर्स इन लॉ, लॉज का एस कट जाएगा और यहाँ सिस्टर में लग जाएगा, ठीक है, तो एरर बनेगा बी पार्ट में। सो आई हैव 2 सिस्टर्स इन लॉ, बट यहां पे एक बात आपको ध्यान रखनी है कि कभी भी आपको जब पोजेशन शो करना हो, जैसे आप बोलोगे दिस इज माय सिस्टर इन, 2 कंस्ट्रक्शन होती है यहाँ पे, लॉज कार। अगर आपको पोजेशन दिखाना है आगे, फिर यहाँ पे कोई ना कोई नाउन होना चाहिए। जब आप पोजेशन शो करते हो तो फिर लेटर ऑन वाले नाउन पे अपोस्ट्रोफ एस लगता है, लेकिन जब आपको सिंपली प्लूरल करना है, जैसे सेंटेंस 4th नंबर सेंटेंस में हमें सिंपली प्लूरल करना था, तो हमने फर्स्ट नाउन सिस्टर को प्लूरल कर दिया, राइट। सो इट शुड बी सिस्टर इन लॉज कार, बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 सेम फर्स्ट क्वेश्चन की तरह है ये सेंटेंस भी, मेनी अ पर्सन हैव लॉस्ट देयर लाइफ एंड प्रॉपर्टी इन द रियॉट्स, राइट। सो मेनी आ गया, मेनी को मैंने एडजेक्टिव मान लिया, इसके साथ अ पर्सन लगा है, अ पर्सन हमने सिंगुलर कंसीडर करना है, नाउन यहाँ पे सिंगुलर रहेगा, तो ऑब्वियस है बी पार्ट में क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, इट शुड बी हैज, राइट। कम टू द क्वेश्चन नंबर 6, very important, this particular question is also very important. As the party was going, Mr. Roy fell back in his chair gasping for breath. So as the party was going, so as the party was going on, यहाँ पे preposition missing है, जैसे कि पार्टी चल रही थी, तो हमें यहाँ मोशन शो करने के लिए on preposition को लिखना पड़ेगा, एरर बनेगा बी पार्ट में। So as the party was going on, Mr. Roy fell back in his chair gasping for breath, right? इस तरह से बनेगा। Come to the question number 7. The man who I have often mentioned is the one whose friendship I could wish to acquire. He is a respectable man. अब ये आ गया आपको अगर कोई बच्चा मेरी एक क्लास स्पॉटिंग एरर की फर्स्ट टाइम देख रहा हो, तो मेरे चैनल पे जब आप जाओगे तो वहां पे एक ना आपको हु वर्सेस हुम कॉन्सेप्ट की एक क्लास मिलेगी। हु वर्सेस हुम का एक कॉन्सेप्ट है जिसको मैंने पूरी एक क्लास में सेशन में समझाया है, तो वो बच्चा उस क्लास को जरूर देखे, हु वर्सेस हुम कॉन्सेप्ट वाली जो लेक्चर है, राइट, उस सेशन को जरूर देखें। जतिन इंग्लिश स्किल्स चैनल पे ही आपको वो क्लास मिल जाएगी, हु वर्सेस हुम कॉन्सेप्ट की, प्रोनाउन के अंदर मैंने उसको पढ़ाया है, राइट।
तो मैंने आपको बताया स्टूडेंट्स कि ये जो एस और वी का जो पेयर होता है, सब्जेक्ट और वर्ब का जो पेयर होता है, ये 90% इकट्ठा ही आता है। मतलब जो सिंपल लेवल की जो हम इंग्लिश करते हैं, जैसे हम टाइम एंड टेंस वगैरह पढ़ते हैं, आप टेंस को देखो। टेंस के अंदर आप कोई भी सेंटेंस बनाओगे अफर्मेटिव, किसी भी टेंस का, किसी भी स्टेट का, लाइक इंडेफिनेट का बनाते हो, आई गो टू मार्केट, तो देखो आई के साथ गो आ रहा है। कॉन्टिन्यूस का बना लो, आई एम गोइंग टू मार्केट, तो आई के साथ एम और गोइंग आ रहा है। आई हैव गॉन टू मार्केट, तो आई के साथ हैव और गॉन आ रहा है। तो होता क्या है कि जो सिंपल इंग्लिश होती है उसमें 90% एस और वी आपको इकट्ठा ही मिलेगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा, यहाँ पे द मैन हमारा सब्जेक्ट है, राइट, और इस सब्जेक्ट की जो वर्ब है वो यहाँ देखो, इसके साथ सब्जेक्ट के साथ हु आ रहा है, सब्जेक्ट के साथ वर्ब नहीं आ रही है, राइट। अब इस द मैन सब्जेक्ट की वर्ब कहाँ पे है? अब मैं पहले वर्ब को काउंट कर लेता हूँ, इस पूरे सेंटेंस की हम पहले वर्ब्स को गिन लेते हैं। यही कॉन्सेप्ट मैंने सब्जेक्ट और वर्ब को गिनने का हु वर्सेस हुम में भी पढ़ा है, यहाँ पे दोबारा आपको बता देता हूँ। देखो, हैव एक वर्ब है, इस सेंटेंस में हैव आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि वर्ब कौन कहाँ कहाँ पे है। फर्स्ट वर्ब इस सेंटेंस की हैव है। सेकंड वर्ब अगर हम देखें, हैव के साथ ना ये मेंशन्ड जो लगा है, ऑफन तो यहाँ पे एडवर्ब लगा दिया मिडल में, राइट। मेंशन्ड भी इसके साथ ही वर्ब है, क्योंकि ये हैव यहाँ पे हमारी एच डॉट वी हेल्पिंग वर्ब है, मेंशन्ड हमारी यहाँ पे मेन वर्ब है। और पहले मैंने आपको बताया हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का जो पेयर होता है, ये एक ही वर्ब काउंट होती है, इनको दो नहीं मानते। तो हैव और मेंशन्ड हमारी एक वर्ब है। फिर इज हमारी यहाँ पे सेकंड वर्ब है, वर्ब नंबर 2 है, राइट। फिर द वन हुज फ्रेंडशिप आई कुड विश, कुड यहाँ पे मॉडल वर्ब है, विश यहाँ पे मेन वर्ब है, ये वर्ब नंबर 3 होगी, ये इस सेंटेंस की थर्ड वर्ब, राइट। दिस इज द वर्ब नंबर 3। फिर टू अक्वायर, फिर इज यहाँ पे वर्ब नंबर 4 है, ये है हमारी वर्ब नंबर 4, राइट। इस पूरे सेंटेंस में 4 वर्ब्स हैं, हैव मेंशन्ड एक है, इज सेकंड है, कुड एंड विश थर्ड है, और इज फिर से दोबारा से फोर्थ फॉर्म है। सब्जेक्ट काउंट करो, सब्जेक्ट कितने हैं? इस आई के लिए जो वर्ब लिखी गई है वो हैव और मेंशन्ड लिखा गया है, ठीक है। इस सब्जेक्ट की जो वर्ब है वो हैव और मेंशन्ड है, ठीक है। ही के साथ इज लिखा है, ये एस और वी का पेयर यहाँ पे इकट्ठा दिया हुआ है। आई के साथ कुड और विश मैच हो गया, राइट। फिर इस सब्जेक्ट द मैन की वर्ब कहाँ है? ये है, ये वाली। अब आप इसको इसके ऐसे पढ़ो, द मैन इज द वन, द मैन इज द वन, तो सेंस भी बननी चाहिए, क्योंकि आई के साथ हैव और ऑफन मेंशन्ड, हैव और मेंशन्ड है, आई के साथ कुड और विश है, ही के साथ नीचे लास्ट लाइन में इज है, राइट। तो फिर इस द मैन के लिए यही वर्ब तो बची है सेंटेंस में। सो पढ़ के भी आप देखोगे तो इट मेक्स प्रॉपर सेंस, द मैन इज द वन। ऑब्वियस है, इस पूरे सेंटेंस में 4 सब्जेक्ट हैं और 4 इसमें वर्ब है, पूरे सब्जेक्ट है, पूरी ही वर्ब है, तो आंसर आएगा होम, राइट। तो आंसर होगा होम, यहाँ पे होम लिखा जाएगा, क्यों? क्योंकि इसमें कोई एक्स्ट्रा वर्ब नहीं है। हु वर्सेस हुम यही होता है। अगर मैं इस वाक्य में हु को लगाता हूं तो हु होता है सब्जेक्ट, तो वो हो जाएगा इस सेंटेंस का सब्जेक्ट नंबर 5, तो फिर वर्ब नंबर 5 भी रिक्वायर्ड होगी, तो वर्ब तो इसमें है ही नहीं, कोई एक्स्ट्रा वर्ब नहीं है। अगर यहाँ पे मुझे हु लगाना हो तो कैसे लगाऊंगा? फिर यहाँ पे होने चाहिए थे आपके आपके पास 5 वर्ब होनी चाहिए थी। 5 जब वर्ब्स होंगी और सब्जेक्ट जब 4 होंगे, राइट, 4 आपके सब्जेक्ट होंगे और 5 आपके पास वर्ब्स होंगी, फिर आएगा, फिर आना आपका हु, फिर हु वहां पे सब्जेक्ट बन के आता है, ठीक है। 5 वर्ब्स हैं, 4 सब्जेक्ट हैं, अब वर्ब यहाँ पे एक्स्ट्रा एक बच जाएगी, फिर उसके लिए जो है हु लिखा जाएगा। ये है इसका कॉन्सेप्ट। नो डाउट आपने हो सकता है कि ये सेंस से कर दिया हो कि सर ये बोलने में अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है स्टूडेंट्स की बोलने में हमें अच्छा लगता है हु, लेकिन आता है वहां पे होम, बोलने में अच्छा लगता है होम, लेकिन आता है वहां पे हो। लेकिन अगर आप ट्रिक के आधार पे चलोगे, सब्जेक्ट और वर्ब को सही से काउंट करोगे, तो आपको कंफर्म हो जाएगा कि एक्स्ट्रा वर्ब है तो हु लगा दो, सब्जेक्ट और वर्ब पूरे पूरे गिवन है तो फिर होम आता है, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 8, इन माई यूथ आई यूज टू विजिट शर्माज एंड चावलाज कंपनी। तो कभी भी याद रखना, टू रिपीटेड नाउन्स पे एपोस्ट्रोफ एस नहीं लगाते, राइट। टू रिपीटेड नाउन्स पे कभी भी एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगता स्टूडेंट्स। ये भी क्वेश्चन कई बार आ जाता है एग्जाम में, ठीक है, एसएससी में पूछा गया है पहले। सो टू रिपीटेड नाउन्स के साथ हम एपोस्ट्रोफ एस को यूज नहीं करते। अब शर्माज भी बोल रहा है, चावलाज भी बोल रहा है, दो नेम आ रहे हैं तो ये प्रॉपर नाउन है, राइट। तो यहाँ पे शर्मा का एस कट जाएगा, बाद वाले में आता है, पहले वाले में नहीं आता। सो इन माई यूथ आई यूज टू विजिट शर्मा एंड चावलाज कंपनी, ऐसे बनेगा। क्वेश्चन नंबर 9, द डॉक्टर सेड दैट
patient should not have wasted a whole week before coming for help, right? So the doctor यहाँ पे बोला गया है, तो यहाँ पे बी पार्ट में भी आ जाएगा that the patient shouldn't have wasted a whole week before coming for help, right? So error बनेगा बी पार्ट में. Come to the question number 10. बहुत ही आसान हलवा क्वेश्चन है. These girl wrote an essay. अब ऑब्वियस है this का प्लूरल these होता है, राइट? अगर यहाँ पे मैं these लिखूंगा तो फिर तो यहाँ गर्ल्स होना चाहिए था. That her, अब आगे हर टीचर बोल रहा है तो इसका मतलब यहाँ these girls नहीं होगा, यहाँ पे this girl होगा, क्योंकि फर्दर जो स्टेटमेंट है वहां पे हर टीचर बोला है, तो हर टीचर बोला है तो इट मीन्स वो एक की ही बात करना चाह रहा होगा, तो हम these girls ना करेंगे बल्कि this girl करेंगे. तो क्वेश्चन नंबर 11. In spite of working very neat and careful, he couldn't get even the third prize, right? तो अब यहाँ पे बोला गया है कि इन स्पाइट ऑफ वर्किंग वेरी नीट एंड केयरफुल, मतलब कैसे, मतलब साफ सुथरा और केयरफुल काम करने के बावजूद भी. अभी हमें यहाँ पे हाउ का रिप्लाई लगाना है, और जब भी सेंटेंस में स्टूडेंट्स हाउ का आंसर हमें देना होता है तो वहां पे एडवर्ब्स लिखे जाते हैं. एडवर्ब्स ऑफ मैनर को लिखा जाता है जब हम हाउ के रिप्लाई को लिखते हैं. तो कैसे काम करने के बावजूद, नीटली एंड केयरफुली होना चाहिए था, तो एरर बनेगा बी पार्ट में. यहाँ पे लगा दो आप ly, यहाँ पे आ जाएगा ly, राइट? सो इन स्पाइट ऑफ वर्किंग मतलब कैसे काम करने के बावजूद भी, नीटली एंड केयरफुली काम करने के बावजूद भी, ही कुडंट गेट इवन द थर्ड प्राइज, उसको थर्ड प्राइज भी नहीं मिल पाया, राइट? सो हाउ का जब आंसर होता है तो वहां पे हमें क्या लिखने पड़ते हैं, हमेशा ही एडवर्ब्स लिखने पड़ते हैं. एडवर्ब्स ऑफ मैनर को वहां पे लिखा जाता है. To the question number 12, there are no conducted tours for tourists to visit all the places important. So visit all the places important या visit all the important places, तो ये थोड़ा इंटरचेंज होगा यहाँ पे और कुछ भी नहीं होगा. To the question number 13, he behaves as if he was the principal of the school, right? तो आप जब इस स्टेटमेंट को पढ़ोगे तो आपको पता लग जाएगा कि हाइपोथेटिकल इमेजिनरी स्टेटमेंट है, कंडीशनल सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पे एज इफ आ रहा है, राइट? और वो ऐसे बिहेव करता है जैसे कि वो स्कूल का प्रिंसिपल था, राइट? तो ऐसे बिहेव करता है जैसे कि वो स्कूल का प्रिंसिपल था, राइट? तो यहाँ पे सी पार्ट में स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए, इमेजिनेशन में कभी भी वॉज नहीं लगाते, यहाँ पे आना चाहिए था वर, राइट? जैसे हम बोलते हैं इफ आई वर द पीएम ऑफ इंडिया, आई वुड चेंज द फेस ऑफ माई कंट्री. सो ही बिहेव्स एज इफ ही वर द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल, ऐसे बनेगा. Come to the question number 14. If you saw the amount of samosas he consumed at breakfast this morning, you would understand why he is so overweight. So if you saw the amount of samosas he consumed at breakfast this morning, you would understand why he is so overweight. राइट? तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ढंग से तो यहाँ पे बात कर रहा है समोसाज की, राइट? तो समोसाज को तो हम काउंट कर सकते हैं ना, तो फिर यहाँ अमाउंट क्यों आएगा, यहाँ नंबर ऑफ आएगा, राइट? अमाउंट आता है क्वांटिटी में, राइट? तो यहाँ अमाउंट नहीं आएगा स्टूडेंट्स, वी आर टॉकिंग अबाउट काउंटेबल थिंग्स. सो इफ यू सॉ द नंबर ऑफ समोसाज, इट शुड बी नंबर ऑफ समोसास, राइट? इंस्टेड ऑफ अमाउंट ऑफ यहाँ पे होना चाहिए था नंबर ऑफ समोसास ही कंज्यूम्ड एट ब्रेकफास्ट दिस मॉर्निंग, यू वुड अंडरस्टैंड व्हाई सो ओवरवेट, राइट? तो तुम्हें पता लगता है कि वो इतना, बेसिकली तब तुम समझ पाते कि इतना ओवरवेट क्यों है वो, कि जितने नंबर ऑफ समोसास उसने कंज्यूम किए ब्रेकफास्ट में, राइट? कम टू द क्वेश्चन नंबर 15. अंडर नो सर्कमस्टेंस वी कैन हेल्प यू इन दिस इमोरल प्रोजेक्ट. तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है. अंडर नो सर्कमस्टेंस के बाद हमेशा ही स्टूडेंट्स सेंटेंस में इन्वर्जन अप्लाई होता है, राइट? इन्वर्जन एक ऐसी टर्म होती है, इन्वर्जन मींस पुटिंग द वर्ब बिफोर सब्जेक्ट. इन्वर्जन का मीनिंग होता है कि हम वर्ब को पहले लिखते हैं और सब्जेक्ट को हम बाद में लिखते हैं, लेकिन एंड में हम क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते, फुल स्टॉप ही लगाते. देखो इस सेंटेंस के एंड में फुल स्टॉप, लेकिन इन्वर्ट नहीं किया हुआ है सेंटेंस को, इसलिए यहाँ पे एरर है. तो एरर क्या बनेगी यहाँ पे? सो अंडर नो सर्कमस्टेंस कैन वी, इट शुड बी कैन वी, बी पार्ट में एरर बनेगा. कैन वी हेल्प यू इन दिस इमोरल प्रोजेक्ट, राइट? तो मतलब क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि इस गलत प्रोजेक्ट में, इमोरल नैतिक प्रोजेक्ट में हम तुम्हारा साथ देंगे, राइट? तो इन्वर्ट ऐसे बोलते हैं कि इसमें वर्ब को पहले लिखा जाता है और सब्जेक्ट को बाद में लिखा जाता है, लेकिन एंड में कभी भी क्वेश्चन मार्क नहीं पुट किया जाता. अगर एंड में क्वेश्चन मार्क आता है फिर वो इंटेरोगेशन होता है, ठीक है? वर्ब पहले लगती है, सब्जेक्ट बाद में आता है, फिर भी एंड में फुल स्टॉप लगता है, दैट इज कॉल्ड इन्वर्जन. इन्वर्जन इन ग्रामेटिकल लैंग्वेज, राइट? सो आज के सेशन में इतना रहेगा. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल.
थैंक्स अ लॉट।